क्वेश्चन आपका हो जाता है संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताइए। ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, यानी जब अक्षर और मात्राएं सही से ज्ञात ही नहीं होंगी तो उसमें क्या है, दोष होना स्वाभाविक हो जाएगा, है ना। उच्चारण अंगों के विकार के कारण वे संबद्ध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता। जब अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण का ज्ञान नहीं होता, जैसे कुछ लोग सा होता है यानी सपेरे वाला सा होता है उसको शाह बोल देते हैं, कुछ शरीफे वाला शाह होता है उसको सा बोल देते हैं। तो इस तरह से इसमें इसमें भी ये चीज हो जाती है, ये भी दोष में आता है। हलंत का सही प्रयोग ना कर पाना। अब जैसे कहीं पे हलंत हलंत का मतलब ऐसे होता है जैसे आपने का पे ऐसे हलंत लगा दिया, यानी ये आधा हो गया। अब कोई चीज आप जैसे अक्षर कोई भी जैसे कुक्कुट लिखना है तो उसमें हलंत आप नहीं लगाएंगे तो मतलब क्या है, वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपने आधा का जैसे पक का, तो आपने पा और का और आपने यहां पे हलंत नहीं लगाया। हालांकि ऐसे भी लिखा जा सकता है पक्का, और अगर आपने ऐसे लिखा और हलंत लगा लिया तो ये भी आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हलंत आप ना लगाए तो ये आपका गलत हो जाता ना। तो इस तरह से हो जाता है। द्रभ्यास के कारण ये सभी वजह हो जाती हैं। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए, यानी जो ये शब्द हैं इनकी संधि विच्छेद करनी है। महोत्सव, महोत्सव मतलब महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये गुण संधि हो जाती है। पवन, पो प्लस अन, पवन में देखिए कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए पा में ओ की मात्रा लगानी है। जहां पे पावन लिखा हो वहां पे पा में आओ की मात्रा लगेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये अयादि संधि हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तो अयादि हो जाती है। और यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये कौन सी संधि हो जाती है, तो ये यड़ संधि हो जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। हिंदी के किसी एक यात्रा वृत्तांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। किसी स्थान से बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभव के बारे में लिखे वृत्तांत को क्या कहते हैं, तो यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं। यात्रा वृत्तांत का नाम हो जाता है, अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक हैं अज्ञेय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ यह है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, जिनकी बहुत छोटी सोच होती है। वो ये कहते हैं ये हमारा है, ये आपका है, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, वो मनुष्य, उनके लिए तो सारी पृथ्वी यानी सारा संसार ही क्या है, उनका परिवार है। तो परिवार से क्या क्या मेरा और क्या पराया, सभी ये चीज यहां पे हो जाती है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। अभिता यानी चारों ओर, ध्रुवम अवश्य, स्वतः आने वाला कल, संप्रतम यानी अब हो जाता है। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। उन्होंने काव्य के साथ कहानियां, रेखा चित्र, निबंध लिखे। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिए। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को, ठीक है ना। रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी जी समाज जीवन के साथ भारतवर्ष की ग्रामीण जननी के दुख दर्द का चित्रण किया है। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यहां पे देख लेते हैं जीवनी किसको कहते हैं और आत्मकथा किसको कहते हैं। जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। देखिए जैसे नाम से ही पता चला है जीवनी और आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा, अपने बारे में लिखना। तो जो लेखक अपने बारे में लिखता है तो वो क्या होती है, वो आत्मकथा होती है। अगर किसी के बारे में लिखी जाए वो जीवनी हो जाती है। अब देखिए जीवनी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जीवनी जो होती है तो हमें दूसरों के बारे में इतनी बारीकियां नहीं पता होती हैं, जैसा वो बताएगा हमें वैसा पता होगा, तो इसमें कम सच्चाई होती है। लेकिन जो आत्मकथा होती है, जैसे हम अपने बारे में लिखना चाहें तो हर एक छोटी से छोटी बात हमें अपने बारे में पता है ना, क्योंकि हम अपने बारे में लिख रहे हैं। तो जी आत्मकथा क्या हो जाती है, तो उसमें ज्यादा सच्चाई होती है, ये चीज हो जाती है। और यहाँ पे जीवनी काल्पनिक हो सकती है। देखिए वही चीज भाई काल्पनिक हो सकती है कि हम किसी के बारे में जान रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि वो बहुत खुश है, ऐसे भी हो जाता है ना, और लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ लोग ऐसे लगते हैं बहुत दुखी हैं लेकिन वो अंदर से बड़े खुश होते हैं। कुछ लोग लगता है कि बाहरी बनावट से लगता है ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है कि रिच फैमिली से नहीं होते हैं। कुछ मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो
जीवनी होती है उस वो काल्पनिक हो सकती है। हमने उसको जैसा देखा, उसका रहन-सहन जैसा देखा, हमने उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में लिख दिया, है ना? और आत्मकथा क्या है भाई, हम जैसे भी हैं, हमने अपने बारे में लिखा तो उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है? अब जो न्यूज़पेपर होता है, वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है? छात्र जीवन में नियमित रूप से समाचार पढ़ने से उन्हें कई विविध यानी कि विषयों पर जागरूकता मिलती है। भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, रोज-रोज की नई खबरें, उसके बारे में मालूमात होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और पढ़ना भी चाहिए और इससे भाषा भी साफ-सुथरी स्पष्ट हो जाती है, जो कमियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो भी सुधर जाती हैं, है ना? तो कहते नहीं जैसे किसी की हिंदी नहीं अच्छी है, किसी की इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो कहते हैं भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छी कित्तः क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हता श्लोकांश का हिंदी में भावार्थ लिखें। अब जो ये आपकी लाइन है, अक्षीणो कित्तः क्षीणम वृत्त वस्तु हतो हता, इसका क्या करना है हिंदी अनुवाद। मनुष्य धन से क्षीण नहीं होने पर भी नष्ट नहीं होता, चरित्र के क्षीण होने पर वो नष्ट हो जाता है। अर्थात चरित्र के जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं बचता। यानी कहने का मतलब ये है अक्षीणो कित्तः क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हता, यानी क्या कहा जा रहा है कि जब मनुष्य के पास, जैसे धन क्या है भाई, पैसा क्या है, कभी आता है कभी जाता है, आता ही इसके लिए है कि वो जाए, क्योंकि जब हमारी कोई जरूरत होती है तब उसको पूरा करते हैं यानी खर्च कर डालते हैं। तो धन आएगा जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो आपका चरित्र है, अगर वो एक बार चला गया तो समझ लीजिए वो कभी भी वापस नहीं आएगा। धन आप कमा सकते हैं लेकिन अपना चरित्र आप दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते हैं। अर्थात चरित्र के जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं बचता है, ये चीज हो जाती है। विद्यालय की तरफ से शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं पिता को पत्र, तो अब डेट डालेंगे, यहाँ पे गायत्री छात्रावास, गायत्री पब्लिक स्कूल आगरा, जहाँ पे ये आप सब चीजें डालेंगे। उसके बाद पूजनीय पिताजी साधारण चरण स्पर्श। पूजनीय पिताजी आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि वहां पर सब कुशल मंगल है। पिताजी मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने यह घोषणा की है कि वे सभी छात्रों के शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को चुना है। उन्होंने बताया कि हमारा भ्रमण ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 जून को प्रस्थान करेगा और 20 जून को वापस लौट आएगा। मेरे सभी दोस्त और विद्यालय के सभी शिक्षक इस भ्रमण यात्रा पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करना चाहता हूं। आशा है कि आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करेंगे। पूज्य माता जी को सादर चरण स्पर्श एवं छोटों को शुभ प्यार, आपका पुत्र, यहाँ पे XYZ नाम लिख दें या XYZ ही सही रहता है ना। कंदकम एवं मिष्ठानम शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो कंदकम मतलब क्या होता है, कंदकम मतलब बॉल होता है ना, गेंद। तो कंदकम बालका कंदकम कीड़ती, यानी बालक जो है वो गेंद से खेलता है। मिष्ठानम, मिष्ठानम मतलब मिठाई होती है ना। मोदका गणेशाय प्रिय मिष्ठानम अस्ति, तो यहां पे इस तरह से हो जाता है। संस्कृत ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, तो संस्कृत ध्वनियों को व्याकरण ने 5 भागों में बांटा है। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृता, स्पर्श व्यंजन ये हो जाते हैं। विचारात्मक निबंध तथा भावात्मक निबंध में अंतर बताएं। विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता नहीं होती है। विचारात्मक निबंध तथा वर्णनात्मक निबंध में अंतर बताइए। विचारात्मक निबंध में चिंतन मनन के अतिरिक्त बुद्धि तथा तर्क की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, दृश्य अथवा वस्तु का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। कहानी किसे कहते हैं, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, तो कहानी से आशय, कहानी गद्य की वो विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष, मार्मिक, कलात्मक तथा संवेगात्मक पर प्रकाश डालती है। कहानी के तत्व, कहानी के प्रमुख 6 तत्व हैं: कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल एवं वातावरण और उद्देश्य। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आत्मकथा यानी जो लेखक अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं, है ना। आत्मकथा यानी अपनी कथा। तो हिंदी गद्य की वो विधा जिसमें लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, आत्मकथा कहलाती है। अन्य शब्दों में आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवन कथा को प्रस्तुत करता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की हो जाती क्या भूलूं क्या याद करूं, और गुलाब राय जी की मेरी असफलताएं, ये आत्मकथाएं हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है संस्मरण क्या है, तो संस्मरण से आशय है
संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मक में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखिए इसमें अंतर समझिएगा, फर्क समझिएगा। जो आत्मकथा होती है वो अपने बारे में अपने आप से लिखना आत्मकथा हो जाता है। जीवनी क्या होता है, जो हम दूसरों के बारे में लिखते हैं वो जीवनी हो जाती है। जैसे कुछ बातें भाई हमको पता है, कुछ हमने इधर उधर से खोज ली, तो वो हम उनके बारे में हमने लिख दिया, वो जीवनी हो गई। लेकिन संस्मरण क्या है कि मतलब किसी चीज के बारे में पहले उसके बारे में अनुभव कर लिया और उसकी व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता कलात्मकता से उसको हमने क्या किया, अनुभव किया। कोई है इंसान, उससे अनुभव किया, उससे चीजें हमने कलेक्ट की और उसके बाद हमने सबके सामने उसको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया, है ना। पाठक मतलब सब वही तो हमने प्रस्तुत किया, तो वो क्या हो गया, संस्मरण हो गया। अब यात्रा वृत्तांत, अब इसमें देखिएगा क्या, अब इन सब में फर्क देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक रोचक विधा है जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरल एवं सुंदर वर्णन करता है। अब देखिए यात्रा वृत्तांत नाम ही से पता चल रहा है कि जब लेखक यात्रा पे जाता है तो वहां की चीजों को और जो है रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, तो वही यात्रा वृत्तांत हो जाता है। जैसे राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञा जी की है अरे यायावर रहेगा याद, ये सब हो जाती हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए आवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी स्वदेश प्रेम, है ना। तो इसमें आपको लिखना था शीर्षक, तो स्वदेश प्रेम हो जाता है। नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व बताएं। नाटक गद्य की वो विधा है जिसमें कथ्य को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। नाटक के तत्व हो जाते हैं, भारतीय आचार्यों द्वारा बताए गए नाटक के तत्व निम्न हैं। नायक, कथा वस्तु, रस, अभिनय, वृत्ति, ये सारे हो जाते हैं। उपन्यास का अर्थ बताइए। विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों का भेद बताएं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास, जिसका अर्थ है समीप या सामने रखना। हिंदी गद्य की वो विधा जिसमें किसी नाटक को इस प्रकार सामने रखा जाता है जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यास कहलाती है। क्वेश्चन हो जाता है विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों के भेद, पौराणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक। उदाहरण गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी की और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की। एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के तत्व बताएं। तो एकांकी का अर्थ वो नाटक जो एक अंक में ही एकांकी कहलाता है। देखिए नाम ही से पता चल रहा है, वो नाटक जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो एकांकी कहलाएगा। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं। एकांकी के तत्व कथा वस्तु, भाषा शैली, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, काल और वातावरण और उद्देश्य हो जाता है। नाटक और एकांकी में अंतर बताएं। नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है ना। नाटक का देर तक अभिनय किया जाता है जबकि एकांकी का अभिनय कम समय तक किया जाता है, क्योंकि भाई जब वो एक ही में कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें समय भी कम लगेगा। नाटक में अंतर कथाएं होती हैं जबकि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। भाई नाटक है वो बहुत लंबा जाएगा, है ना, बहुत लॉन्ग होगा, तो वो उसमें अंतर कथाएं तो होंगी। और जबकि एकांकी क्या है कि एक घटना पर छोटा सा पार्ट है, एक ही पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा। आत्मकथा की विशेषताएं बताएं। देखिए वो डिस्कस कर चुके हैं, फिर से चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आया है क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे, है ना। आत्मकथा की विशेषताएं क्या है, यह संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा लेखक की अपनी जीवनी होती है। इसमें लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, इसमें सच्चाई होती है ना। और इसमें देखिए जो अपनी चीजों के बारे में लिखना होता है, अपने बारे में लिखना होता है, तो इसमें सत्यता ज्यादा होती है। ज्यादा क्या होती है, क्योंकि ज्यादातर भाई अपने बारे में लिखेंगे तो हम अपनी जो हमें हमारी बारीकियां पता है वो किसी को तो नहीं पता है, तो इस तरह से ये सब आप लिख सकते हैं। अब है रिपोर्टाज तथा रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। तो रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्ट का पर्यायवाची शब्द है। इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है जिससे पाठक प्रभावित होते हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी अनुवाद है जो रेखाओं एवं चित्र के योग से बना है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। उदाहरण महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के रूप में काम के करने वाले बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मधुर ने दूध पिया, अनिल ने गाना गाया। पहले वाक्य में कर्ता मधुर है क्योंकि दूध पीने का कार्य मधुर ने किया। दूसरे वाक्य में कर्ता अनिल है क्योंकि गाना गाने का कार्य अनिल ने किया, अतः मधुर और अनिल कर्ता है। कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो या समाप्त हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माला ने बबली को पढ़ाया,
वाक्य में माला के कार्य का फल बबली पर पड़ रहा है, अतः बबली कर्म कारक है। कई बार कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जैसे नेताजी ने भाषण दिया। पहचान क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार अनुस्वार जैसे आपको बताया था कि अनुस्वार का क्या होता है, अनुस्वार में एक ना होता है यानी एक बिंदी, और अनुनासिक क्या होता है, उसमें दो ना होते हैं। अनुनासिक, ये मैं बार बार बताती हूँ, जब भी ऐसा आता है तब भी मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। अनुनासिक यानी दो ना है तो यानी एक चांद और एक बिंदु, इस तरह से हो जाते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनुस्वार जो हो जाता है ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर्ण वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग, भंग, हंस, कंत, वंश आदि हो जाते हैं। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्व होता तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान ही होगा। विसर्ग का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। अब विसर्ग किसको कहते हैं? देखिए, जो दो बिंदु होते हैं, जैसे अतः, प्रातः, ऐसे लिखते नहीं है, प्रातः, अतः, तो ये विसर्ग लगते हैं। यहां पे देख लेते हैं, यह स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों के चिन्ह हैं जो हमेशा स्वतंत्र वर्ण के पश्चात होते हैं, जो कि र हलंत का सा हलंत के रूपांतरण मात्र से है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है, यथा बालका रामा। हलंत का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। हलंत, हलंत क्या होता है? जैसे किसी शब्द के नीचे आप एक इस तरह से लाइन बना देंगे, वो हलंत होता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी अक्षर को जब हम आधा लिखना चाहते हैं, जैसे ये चा हो गया, इसको आधा लिखना चाहा, रा हो गया, इसको आधा लिखना चाहा, तो जब आधा, आप ऐसे भी, आप बोलोगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो जी हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस हलंत का मतलब होता है आधा कर देना, ठीक है ना? तो ये आधा हो गया। अब देख लेते हैं, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होता, इसका प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद होता है। हलंत का अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। अब इसमें क्या है, जैसे आपने पूरा लिखा, जैसे आपने चा लिखा, तो इसमें क्या होता है? चा हलंत प्लस छोटा आ, तभी तो बनता है चा। अब इसमें आ छिपा होता है, और जब आप हलंत लगा देंगे तो ये आ हट जाएगा, यानी ये आधा हो जाएगा। तो इसके साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण दृष्टद्रव्य हैं, जैसे परमेश्वर, आत्मनिष्ठ, महात्मन आदि हो जाते हैं। उच्चारण के मुख्य तत्व बताएं। तो ध्वनि व्यवस्था, शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णों का उच्चारण करते समय समुचित बल देना चाहिए, ना कम और ना अधिक। प्रवाहपूर्ण उच्चारण हेतु लय का होना आवश्यक है। स्वराघात, उच्चारण करते समय स्वर का ऊपर उठना तथा स्वर का नीचे आने के लिए उच्चारण में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं, इसी में है आपका गति। गति देख लेते हैं। उच्चारण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें सामान्य गति होनी चाहिए, ना अधिक धीमी और ना अधिक तीव्र। विराम, उच्चारण की शुद्धता हेतु विराम चिन्हों का सही होना अति आवश्यक है। पठन, वाचन के प्रकार बताएं। अब पठन के प्रकार, व्यक्तिगत वाचन, इसके अंतर्गत शिक्षक तथा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। सामूहिक पठन, इसके अंतर्गत कक्षा के समस्त विद्यार्थी एक साथ मिलकर समान स्वर, गति तथा लय के मौखिक पठन करते हैं। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन के कितने प्रकार होते हैं? तो कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन के निम्न प्रकार होते हैं: आदर्श पठन, अनुपठन, अनुकरण पठन। जब शिक्षक शिक्षार्थियों के समक्ष आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। अनुपठन, जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक स्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। प्रारंभिक स्तर पर यह अत्यंत उपयोगी है। अनुकरण पठन, शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदर्श पठन का अनुकरण द्वारा किए गए पठन को अनुकरण पठन कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में अर्थ लिखिए। शब्द संस्कृत: किसान, कृषिकः, जुलाहा, तंतुवायः, धोबी, रजका, माँ, माता, जननी, दुश्मन, शत्रु, जूड़ा, वेड़ी, बाल, केशा, कंगन, कंडम, नौकर, सेवक, वृत्तः, मल्लाह, नाविका, महेलिया, व्याधा, पिता, जनका, पिता, दोस्त, मित्रम, तकिया, उपधानम, चादर, प्रच्छदा, बिछौना, बिस्तर, कुर्ता, कच्चुका, साड़ी, शटिका और पगड़ी, उष्णीशम, यहाँ पे हो जाता है बाल, केशा, कंगन, कृडम, चूड़ी, कटकह, बिंदी, बिंदुआ, तिलकम, शीशा, पायजेब, नुपुरा, चोटी, शिखा, कान, कणा, आंख, नेत्र, माथा, मस्तक, ललाट, नाक, नासिका, मुख, मुखम, पीठ, पृष्ठम, पेट, उदर, कमल, कटिया, घी, घृतम, दुपट्टा, उत्तरीय, मोजा, पात्राणम, गाल, कपोला, दांत, दंता, भात, ओदनम, दही, दधी, नमक, लवणम, शक्कर, शर्करा, लस्सी, यवाग, छाती, उरा, वक्षस्थलम, जांग, जंगड़ा। ये आपका हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यार्थी तो विद्या प्लस अर्थी, पुस्तकालय तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हो जाता है। यहां पे देखिए, हरि प्लस ईश, हरीशा, मही प्लस ईश, महिषा, भानु प्लस उदया, भानुदया, वधु प्लस उत्सवा, वधुत्सव, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र,
रमा प्लस ईश रमेश ये हो जाते हैं। इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, गढ़ प्लस ईशा गणेश, यदि यदि प्लस अपि यद्यपि, सुधि प्लस उपास्य सुधुपास्य, इति प्लस आह इत्याह, जल ओधा जलोधा, गंगा प्लस ओधा गंगोधा, गम प्लस गा गंगा, दिक प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस ईश जगदीश, ने प्लस अनयनम, ने प्लस अकह नायका, भानु प्लस ए भानवी, पो प्लस अकह पावका, महा प्लस ईशा महेशा, लोक प्लस ईशा लोकेशा, सट प्लस आनना षडानना, सत प्लस कार सत्कार, उत प्लस साहा उत्साह, सत प्लस पुत्र सतपुत्र, उत प्लस पन उत्पन्न, का प्लस अपिकोपी, नि प्लस धन निर्धन, भानुरा प्लस रमते भानुरमते, निर प्लस रोगा निरोगा, निर प्लस गता निर्गता, छात्रा प्लस अपि छात्रापि, नि प्लस सारा निसारा। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण आदि आते हैं। इस अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रदूषण हो जाता है, उपर्युक्त शीर्षक क्या हो जाता है? तो प्रदूषण हो जाने अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार को लिखना अत्यंत कठिन कार्य है। तद्भव तथा ठेठ हिंदी के लिखने में अनुस्वार का प्रयोग करना उचित होता है। तद्भव तत्सम कंद कंद, कंटक तो कंटक, इस तरह से हो जाता है। तत्सम शब्दों के अनुस्वार के बाद अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हो तो अनुस्वार का रूप नहीं बदलता है। जैसे संसार, वन, संलग्न आदि। जिस संसार पर यानी जिस स्थान पर अनुस्वार का आधा उच्चारण हो उस स्थान पर इसका प्रयोग जरूरी है। जैसे है, मैं, जहां, नदियां, दोनों, आंख, करुणा आदि। पत्र लेखन, पत्र साहित्य से आप क्या समझते हैं? पत्र लेखन, पत्र साहित्य वह विधा है जिसमें लेखक अपने किसी मित्र, परिचित आदि को कुछ बताने अथवा उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द से आशय, अक्षर अथवा अक्षरों से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जैसे मोहन कहाँ जाता है, इसमें 4 शब्द हैं। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इसमें से 85% शब्द हिंदी और भारतीय भाषाओं के और शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं। तो समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे अग्नि, पावक, अनल, हुताशन, ज्वलन, हाथी, गज, मतंग, वितुंड, हस्ती। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएं। तो विलोम शब्द का आशय, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अथवा विपरीत शब्द। किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। व्यष्टि, समष्टि, अवनति, उन्नति, अनुग्रह, विग्रह, संश्लेषण, विश्लेषण, शुष्क आदि कहते हैं। स्पष्ट कीजिए निबंध से आशय। गद्य की वो विधा निबंध कहलाती है जिसमें लेखक अपने विचारों तथा भावों को संगठित स्वरूप के साथ प्रस्तुत करता है। निबंध, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। अशोक के फूल ये हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, अपठित अवतरण से क्या तात्पर्य है? अपठित का आशय होते हैं ना पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण वे अवतरण होते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते हैं। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। या गद्य एवं पद दोनों में पूछे जाते हैं। व्यंजन के लेख भेद को स्पष्ट करें। व्यंजन के लेख भेद, व्यंजन को 2 प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजन लिखने का ढंग इस प्रकार है, खड़ी पाई के साथ, बिना खड़ी पाई के साथ, अड़ा, छा, टा, ढा, ढा, दा, रा, बिना खड़ी पाई के लिखे जाने वाले व्यंजन है। उपयुक्त अक्षरों को छोड़कर शेष समस्त शब्द जैसे का, खा, गा, घा खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं, अतः इन्हें खड़ी पाई के साथ लिखे जाने वाले व्यंजन कहते हैं। रेफ, रकार तथा हकार से क्या आशय है? उदाहरण सहित समझाएं। रेफ, इसका प्रतीक इस तरह से होता है, जब किसी वर्ण पर यह प्रतीक यानी ये जो प्रतीक है प्रतीक होता है तो हम उसे रेफ कहते हैं। वास्तव में किसी शब्द में रा के पीछे कोई व्यंजन रहने पर रा व्यंजन के ऊपर रेफ का रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म आदि। रकार, व्यंजन से संयुक्त रकार वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे वज्र, राष्ट्र, चक्र। हकार, हकार का उदाहरण नीचे दिया गया, देख लें। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मा। लिपि की परिभाषा दीजिए। लिपि की परिभाषा, जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखा जाता है उस रूप को लिपि कहते हैं। हम सभी अपने विचारों के आदान प्रदान में साहित्य प्रदान करने हेतु तथा दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लेते हैं। इन ध्वनियों चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। क्वेश्चन है, जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताएं। जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर क्या होता है? अपने शब्दों में आप समझ लें कि जीवनी जो होती है वो
किसी के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा यानी अपनी ही कथा लिखी जाती है। जीवनी में कम सच्चाई होती है और आत्मकथा में ज्यादा सच्चाई होती है ना। वो जीवनी काल्पनिक भी हो सकती है लेकिन आत्मकथा काल्पनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि हम अपने बारे में लिखेंगे तो हमें अपने बारे में पता है, तो हम काल्पनिक तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारे बारे में कोई लिखेगा तो उसको क्या पता हम क्या है, कैसे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। अब देख लेते हैं इसमें आपका जीवनी किसी के जीवन पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक की स्वयं की कथा होती है। जीवनी संस्मरणात्मक नहीं होती, जबकि आत्मकथा संस्मरणात्मक होती है। आत्मकथा में लेखक के बीच की घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि जीवनी में नहीं होता है। जीवनी में लेखक द्वारा किसी साहित्यकार के जीवन के विशेष विषय में लिखा विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं के किसी विशेष पर लिखा विवरण होता है। प्रत्ययों उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जबकि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। मौन वाचन किसे कहते हैं? जो वाचन बिना आवाज किए मन ही मन में पढ़ा जाता है वो मौन वाचन कहलाता है ना। जो धीरे धीरे से अपने मन ही मन में पढ़ लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मौन वाचन, जिसमें आवाज नहीं है निकलती। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो आवाज है ना, लेकिन जब अगर मौन वाचन करेंगे तो आप वो आवाज नहीं सुन पाएंगे, हम तो अपने मन ही मन में पढ़ रहे हैं ना। विशेष्य किसे कहते हैं? उदाहरण बताएं। विशेषता शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, तान्या सुंदर बच्ची है, यानी विशेषण सुंदर है और विशेष तान्या है। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो विशेषण क्या है? लाल है और विशेष क्या है? गुलाब है ना। तो इस तरह से हो जाता है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्ते पतंति, वैसे यहाँ वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंति। राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा उपर्युक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो देख लेते हैं। शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए, शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या एक छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता, पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बोध की गति में वृद्धि करना, तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। कारक किसे कहते हैं? उनके नाम तथा विभक्ति चिन्ह लिखिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों में उनके चिन्ह निम्नलिखित हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यानी अपादान मतलब अलग होना। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पर संबोधन है, रे, अरे। इस तरह से हो जाता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की के अधिकरण में पर संबोधन है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों का कोई एक श्लोक लिखिए। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये आते ही आते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीया समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्यु युगांतरे वह न्यायात पथा परविचलन्ति पदम ना धीरा। सेकेंड है जाडम धियो हरिति सिच्यति वचि सत्यम मनोनंति दशंति पाप मपा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति चा दिक्षु कीर्ति सडे गत्या कथया किम ना करोति पुम साम। फिर उसके बाद ये आपकी थर्ड हो जाती है। इसमें ये कहा गया है कि 4 पंक्तियों का श्लोक लिखें। तो आप 4 कोई सी भी याद कर सकते हैं, हालांकि आपको याद तो करना रहेगा क्योंकि जरूरी नहीं हो सकता है इसमें से इसका हिंदी अनुवाद पूछ लिया जाए तो दूसरी आपको याद तो होगी। तो आप 2 से 3 श्लोक जरूर से जरूर याद कर लें। तो मा दीवा पुरुषः पुरावा तमस्य विखस्य परम विधानम वित्तासी वेदियम चा परम चा धाम तव्या तत् विश्व मन्नत रूप। उसके बाद ये आपका हो जाता है जय जय है भगवती सुर भारती त्वम चरणों प्रणयामा नादत्तम बपी जय वगीश्वरी शरतम ते गच्छामा। फिर उसके बाद आपकी है बासंसी जीराणि यथा विहाय नवानि गृहयाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्या न्याय निन्यानि संयान्ति नवानि देहि। तौमसी शरण्या त्रिभुवनध्या सुरमुनि वदंती चरणा नव रस मधुरा कविता मुखरा सिम तरु चिरु शिव रणा। 7th नंबर पे हो जाती है आपकी असीना भव मानस हंसे कुदंतो हीरा सिद्ध वले हर जड़तम कुरु बुद्धि विकासम सितपड कजरुचि विमले न जाने किम पुण्य फली फलित धुना नो भगवती प्रियो देशो जाता तव जल कणे नष्टे कलुषा हरिद्वारम काशी तव तट महत्तम कथयतः प्राग स्थिरार्थार्णा परितुलनीयस्य तटे। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मशिका बहवा
माँ तक्रम, यानी मक्षिका मतलब होता है मक्खी, बहवा मतलब बहुत सारे, माँ का मुझे, और तक्रम मतलब छाछ हो जाता है। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मनोरथा, सज्जना, वसंतोत्सव, मधुवरिया। तो मनोरथा मन प्लस उरथा, सज्जना सत प्लस जना, वसुत्सव यानी वसंत प्लस उत्सव, मधुवरिया यानी मधु प्लस अरिया। संबंध कारक किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है, वहां संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है, मेरे घर आना, ये सब हो जाते हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है? भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण है वर्णों की शीघ्रता से, यानी वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण पूछ रहे हैं, तो वर्णों की शीघ्र, यानी जो वर्ण है उसको शीघ्रता से बोल देना। उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, यानी क्या है, जीभ को दबाना नहीं चाहिए, आपको खुली आवाज में बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। रुक रुक कर बोलना, आप कोई एक शब्द कह रहे हैं फिर रुक रहे हैं, मतलब इस तरह नहीं रुकना है। ठहरना है, ठहराव के लिए चिन्ह भी है, लेकिन उस तरह से नहीं रुकना है कि जैसे आपको लगे कि हाँ आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं। वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, तो देखिए कितने खराब लगते हैं जब आप नाक से सुर निकालते, तो ये भी एक क्या होता है, अशुद्ध उच्चारण होता है। दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, तुतलाकर बोलना, बुदबुदाकर बोलना, उच्चारण अपूर्ण करना, संगीतमय स्वर में बोलना, वर्णों को फेंक कर बोलना, बोलते समय गले में से गड़बड़ाहट की ध्वनि का निकलना, उच्चारण का समुचित अभ्यास न होना भी दोष का कारण है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका समुचित जब अभ्यास नहीं होगा तब भी आप दोष होगा। कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है? कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ: कक्षा में शोर नहीं होता है, मौन वाचन से थकान कम होती है, मौन वाचन से समय की बचत होती है, मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। ये मौन वाचन के क्या लाभ हो जाते हैं। हालांकि इससे कुछ अगर कहा जाए तो इससे कुछ नुकसान भी होता है। कैसे? जैसे हानि का मतलब कि भाई कोई चीज बच्चा पढ़ रहा है और वो मौन वाचन कर रहा है, सस्वर वाचन नहीं कर रहा है, तेज नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि वो सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है ना। हालांकि क्या होता है कि जब इंसान मेच्योर हो जाता है, उसको बहुत चीजों का नॉलेज हो जाता है, अगर तब वो मौन वाचन करता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। लेकिन जब बच्चा भी छोटा है, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, और हो सकता है अभी वो तो सीख रहा है, हो सकता है उससे भी कोई गलती हो और हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो मौन वाचन कर रहा है ना। तो इस तरह से हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाने वाले स्थलों में पुस्तकालय, इसमें शिक्षाप्रद पुस्तक छात्रों का ज्ञानवर्धन करती हैं। ऐतिहासिक इमारतें, इन इमारतों के माध्यम से छात्र अपने ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भी बहुत जैसे ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे लोग पहले थे, कैसे स्ट्रगल किया, किन लोगों ने किया, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो हम गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया भाई, जब युद्ध किए तो कितनी कितनी बार युद्ध किए, उसके बाद उनको बहुत युद्धों के बाद उनको सफलता प्राप्त हुई। तो ये सब चीजें जब बच्चों को बताई जाएंगी, वहां पे भ्रमण करने के लिए ले जाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, उनकी बनी इमारतों के बारे में बताया जाएगा, फिर उनसे रिलेटेड बातें भी बताई जाएंगी कि इन्होंने इस तरह से स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, लेकिन हारते रहे, लास्ट में इन्होंने एक युद्ध में भाग लिया जिसमें वो जीत गए। इस तरह से जब बच्चों को आप समझाएंगे तो उनकी भी समझ में आएगा कि अगर हम आज संघर्ष कर रहे हैं, आज हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में या अगले दिनों में हो सकता है हम जीत भी जाए, है ना। ये भी तो होता है। तो बच्चों में ये सब भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। किसी कविता के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना, अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना, ये हो जाता है। कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। तो भाई खुशी प्रकट हुए पत्र लिखते हैं। पिताजी को पत्र। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं सकुशल हूं, आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं या करती हूं। मेरे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल 28 मार्च को आया। जो भी मार्च आप डेट लिखना चाहें, या आप सिर्फ ऐसे ही लिख दें कि मार्च में आया, अप्रैल जो भी मंथ चल रहा हो वो आप लिख दें, है ना। इसमें मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूं या आई हूं। मुझे अपनी सफलता पर अपार खुशी हो रही है, जिसे मैं आपके पास बांटना यानी आपके साथ बांटना चाहती हूं या चाहता हूं। अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र दीजिएगा। शीर्ष कुशल आपकी यानी आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपकी आज्ञाकारी पुत्री। और XYZ आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, नाम जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आप XYZ भी लिख सकते हैं ना। दिए गए आपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार। झलमल पर ये सब लगते धुंधले, तेरे दांतों की धुत निहार।
अर्थ क्या है? बालक की सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। बगीचे में ऐसे सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं, पर माँ की गोद इन गुलाब के फूल से भी बड़ी है। तेरी सुंदरता बेमिसाल है, पर तेरे दांतों की चमक के सामने ये सब धुंधले प्रतीत होते हैं। शीर्षक क्या है? ममता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद है भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। तो भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शुभपाली है ना। भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, तो आपको किन्हीं दो के उद्देश्य लिखने हैं। तो उद्देश्य देख लेते हैं। वाचन पढ़ने के उद्देश्य, वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। लिखने के उद्देश्य, भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास। भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाचन एक कला है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महान में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियां, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा। माननीय, निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय का नाम यहाँ पे डैश डैश कर दिया गया कि कक्षा 5 का छात्र हूं। यहाँ कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, तो कभी नीची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस और विशेष ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। सादर। प्रार्थी, आप यहाँ पे प्रार्थी लिखकर और यहाँ पे नाम ना लिखे, है ना। पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है? उदाहरण लिखिए। पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिसमें विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं, वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की, तो पुस्तक समर्पण की नहीं होता है, पुस्तक समर्पित की, तो ये आपका सही हो जाता है। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये हो जाता है ना। सभा में विरोध प्रकट किया गया, सभा में विरोध हुआ तो प्रकट नहीं, विरोध हुआ। फिर मेरे को बाजार जाना, ये तो ऐसे ही मुझे बाजार जाना है, इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। तो यथाविधि, विधि के अनुसार, कौन सा है? तो अव्ययीभाव समास है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार यानी द्विगु समास, यहाँ पे तीन फल है, संख्या आई है ना। शीतोष्ण, जो शीत में हो, उष्ण, जो उष्ण है, कर्मधारय समास। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला तत्पुरुष समास हो जाता है। कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। ये यहाँ पे है, कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। इसका हम आपको बता देंगे अभी जब आपका पेपर सॉल्व कराएंगे, तो इसमें हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। विसर्ग एवं अनुस्वार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विसर्ग कोई स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों का चिन्ह होता है जो सदैव स्वर वर्ण के बाद होते हैं, जो रा अथवा सा का रूपांतरण मात्र है। जिस स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है उसी के उच्चारण स्थान से इसे भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल मिलता है। उदाहरणार्थ, विद्यालय, मोहना। अनुस्वार, अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण के ऊपर लगा देने वाला बिंदु अनुस्वार यानी एक बिंदु, यानी एक ना अनुस्वार, है ना। उदाहरण, हंस, वंश, कंत, भंग, रंग आदि। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्ण अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचमी वर्ग की भांति होता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो नाटक राजश्री, अजात शत्रु, कामना, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजन का नाग, यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुणालय, सज्जन। कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे है, सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सूरदास के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रोहनकता नामक स्थान पर 1478 ईस्वी में माना जाता है और उनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान माना जाता है। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं। ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। रचनाएं सूर सागर, सुरसारा वाली, साहित्य लहरी हो जाते हैं। कबीरदास
जी के बारे में प्रमाणित तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में बनारस में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोग अपवाद के भय से लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इन्हें उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ और इन्हें 2 बच्चे हुए, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली। कबीर मस्तमौला फकीर थे। इन्होंने नाथपंथी अवभूतों, मुल्लाओं तथा पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। उन्होंने हिंदी तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। रचनाएं कबीर ने विभिन्न उद्देश्य दिए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रह किया। इनके 3 भाग हैं, यानी इसके 3 भाग है। कबीर की साखियां दोहों के रूप में उन्हें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शबद गए पद, इसमें प्रेम मय भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई और दोहों के रूप में है। अब देख लेते हैं पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखिए पठ का। तो प्रथम पुरुष है एक वचन अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठत। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कबीर रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि यदि मोती का पानी उसकी आब या कांति चली जाए तो वो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी आत्मसम्मान चला गया तो वह प्रतिष्ठाहीन मनुष्य को 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से पानी जल चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द कई बार आया, लेकिन हर बार पानी जो है उसका अर्थ बदल गया है। एक जगह पानी क्या माना गया है, देखिए यहाँ पे कि मोती में जो पानी होता है ना, तो अगर वो चला जाता है तो वो बेकार हो जाता है। और अगर मनुष्य में पानी यानी आत्मसम्मान चला जाता है तो मनुष्य 2 कौड़ी का ही रह जाता, 2 कौड़ी का भी नहीं रहता, आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। और चूने में से पानी जब चला जाता है तो चूना क्या हो जाता है, तो वो बेकार हो जाता है। प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रधानाध्यापक प्रधान प्लस अध्यापक, इत्यादि इति प्लस आदि। देवनागरी लिपि क्या है? विभिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न होती है। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, अर्थात हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। मात्रा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के निमित्त उसके साथ स्वर जोड़े जाते हैं और उस समय स्वर के बदलते हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार है, देखिए छोटा आ तो नहीं, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ की मात्रा हो जाती है छोटी ई, फिर ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ, फिर ये बड़ा ऊ। और ऋण की जब ऐसे लगाते हैं ना, फिर ए की मात्रा ये हो जाती है, आय की मात्रा ये हो जाती है, और ओ की मात्रा इस तरह हो जाती है, और आओ की मात्रा जो आपकी हो जाती है वो कैसी होती है, ऐसी ही तो होती है ना। तो इस तरह से हो जाते हैं। व्यंजन से आप क्या समझते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्णों की मदद के बिना हो पाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? तो 33 व्यंजन है। विषय और शैली के अनुसार निबंध के भेद बताएं। निबंध के भेद हैं विचारात्मक निबंध, भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक, ये सभी हो जाते हैं। कठिन शब्दों का संकलन एवं वाक्य प्रयोग करिए। तो अहर निशम दिन रात, राम अहर निशम पठत, यानी राम दिन रात पढ़ता है। अंतरेण यानी बिना, बिना विद्या अंतरेण नरह पशु अस्ति, यानी बिना विद्या के मनुष्य क्या है, तो पशु के समान है। सारधम यानी साथ, समया सारधम गमिष्यति, यानी वह मेरे साथ जाएगा। अभिता यानी दोनों ओर, विद्यालयम अभिता वृक्षा संध, यानी विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अस्ति यहाँ पे संध यानी अस्ति है ना, है यानी अस्ति। इस्ततः इधर उधर रमेशा इस्ततः भ्रमत, यानी रमेश इधर उधर घूमता है। इस्ततः मतलब इधर उधर। स्वस्ति यानी कल्याण, प्रजाभ्यास स्वस्त्या, प्रजा का कल्याण हो। संप्रतम अब, संप्रतम गीता गासथति, अब गीता जाएगी। भृशम बहुत, सीता भृशम विलाप, सीता ने बहुत विलाप किया। सत्वरम जल्दी, राम सत्वरम पठम समरति, राम जल्दी पाठ याद करता है। परितः चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ध्रुवम अवश्य, क्रोधा ध्रुवम नाशय भवति, क्रोध अवश्य नाश के लिए होता है, क्योंकि क्रोध किस लिए होता है? सिर्फ नाश के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता है। मुहर्मह बार बार, मुखरघा मुहर्मह पतति, मूर्ख बार बार गिरता है। मृषः झूठा, अहम मृषः न वदामि, मैं झूठ नहीं बोलता। पश्यवः अवश्य, क्रोधः ध्रुवम नाश्य भवति, क्रोध अवश्य नाश के लिए है। परश्वः वर्षो
अहम परश्वः विद्यालयं न गमिष्यामि, मैं परसों विद्यालय नहीं जाऊंगा। अत्र यानी यहाँ, अत्र छात्रा पठन्ति, वहां छात्रा पढ़ती है। अद्य यानी आज, अहम अद्य पठम न अपठम, मैं आज पाठ नहीं पढ़ सका। अत्र यहाँ, तत्र अत्र यानी यहाँ, तत्र नार्यः पूजन्ति तत्र देवताः रमन्ते, यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। संस्कृत श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवत्, यानी सभी प्राणी सुखी हो, सभी मानव निरोगी हो, रोगों से दूर हो, समस्त प्राणी कल्याण देखे पाए और कोई भी दुख का भागी ना हो। ये सेकंड आपकी हो जाती है। धन्याना मुक्तम दाक्ष्यम धनामा मुक्तमे श्रुतम लाभानम श्रेया आरोग्यम सुखनम तुष्टि ऋतुमा, यानी अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। यानी धान्य ना मुक्तम दाक्ष्यत धाना मुक्त श्रुतम लाभानम श्रेय आरोग्यम सुखाना तुष्टि ऋतुमा। उसके बाद है धान्य मुत्तम क्योसिदम धनाना स्याति किमुत्तम लाभानामुत्तम किम स्याति सुखानम सयाति किमुत्तम, यानी अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। ये यहाँ पे बताया गया है। यानी क्या कह रहे हैं, अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन कौन सा है, जो शास्त्र है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उससे बड़ा धन कोई भी नहीं है। आपका जो रुपया पैसा है उसको कोई ले भी सकता है, उसको कोई छीन भी सकता है, कोई चुरा भी सकता है, लेकिन जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको, उसका कोई बंटवारा नहीं है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको ज्यादा प्राप्त होगा। लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, क्योंकि देखिए आप निरोग्य हैं, आरोग्य हैं, आपके कोई रोग नहीं, तो वो सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए अपने शरीर को बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि जितना हमने कमाया सारा बचा लिया, ऐसा नहीं है, बचाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैसी कंडीशन आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए भी हमें बचा के रखना चाहिए। लेकिन इतना बचाना चाहिए कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। जब हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अच्छा, तो अपने शरीर को हम कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, है ना। और सुखों में उत्तम सुख संतोष है, जो जितना मिल रहा है उतना इनफ है। ये नहीं है कि जो चीज आपको मिल गई है वो अब बेकार है, अब चीज पाने की इच्छा, ये नहीं। तो जब आप संतोष, यानी आपको संतोष होगा, तो वो सुख सबसे बड़ा होता है। ऐसे तो मनुष्य कहता है मैं बहुत दुखी। क्यों दुखी है? क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो कभी पूरी ही नहीं हो पाती। अगर एक चीज की इच्छा है, वो मिल गया, अब दूसरी चीज की इच्छा, दूसरी चीज मिल गया, वो तीसरी चीज की इच्छा, यानी वो इच्छा का एक, समझ लीजिए, पूरी एक प्रतिमा बन गई। तो जब ऐसा हो गया तो वो क्यों खुश रह पाएंगे? क्योंकि वो तो हमेशा ही दुखी रहेंगे ना, क्योंकि उनको कोई ना कोई चीज की चाह है, चाह होनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज अलग की हो गई। लेकिन ये चीज अलग की हो गई कि कोई चीज मिल रही है, नहीं अब उससे ज्यादा हमको मिले, अब नहीं हमको उससे ज्यादा मिले। कभी आप खुश ही नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये चीज हो जाती है यहां पे। उसके बाद है आपका मानम हितवा प्रियो भवति, क्रोधम हितवा ना सोचति, कामम हितवर्थवान भवति, लोभम हितवा सुखी भवोत, यानी अभिमान, मानम हितवा प्रियो भवति, है ना। अभिमान घमंड त्याग कर मानव सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। कामना त्याग कर मानव धनवान बनता है और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। यानी मानव हितवा प्रियो भवति, क्रोध हितवा ना सोचत। क्रोध क्या करता है? कभी भी हित नहीं सोचता। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपसे कोई ना कोई नुकसान होगा ही, है ना। क्रोध में कोई फायदा नहीं होता है। कामम हितवर्थवान भवति, लोभ हितवा सुखी भवोत, यानी जब लोभ को छोड़कर क्या होता है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। माता गुरु तरा भूमि खाद पितुच्चतर तथा मन शीघ्रतर वातात चिंता बहुतरी तृणा, यानी माता भूमि से अधिक भारी होती है और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है, चिंता तिनकों से अधिक जलाने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि माता भूमि से भी भारी होती है, क्योंकि हमारी माँ जो है वो क्या होती है, वो हर चीज को सहकर अपने बच्चों को सुख देती है। और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, क्योंकि पिता क्या करते हैं, हर कितनी भी कठिनाई करते नहीं, जैसे टीन पड़ी होती तो वही सबसे ज्यादा गरजता, टीन ही सबसे ज्यादा बोलती, आवाज करती। क्यों?
क्योंकि उसको बहुत चिंता होती है, सभी अपने परिवार की चिंता होती है, सभी कुछ होता है, वो कौन कब किसको किस चीज की नीड है, कौन हमारा बच्चा सुखी है कौन दुखी है, हर एक चीज की चिंता किसको रहती है, तो पिता को रहती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, या हमारे घर की ऐसी कंडीशन या जो भी है वो पिता ही सोचते हैं। और मन वायु से भी तेज चलने वाला है, मन क्या होता है तो वो बहुत तेज चलता है। अभी आप बैठे हैं अपने रूम में, है ना, लेकिन मन कहां तक हो आता है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और चिंता तिनकों से भी अधिक जलाने वाली तेज, जैसे तिनका होता है पतला सा, वो कितनी तेज जलता है, और उससे भी तेज कौन जलता है, जो चिंता करता है। तो ये चीज यहां पे हो जाती है। अब दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुख स्फुर वक्ता चायो जानत सा पंडिता, यानी बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वो पंडित तथा ज्ञानी। यानी अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, यानी बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है ना, साक्षर है अक्षरों से युक्त है, लेकिन क्या है पंडित नहीं है, और अमुख स्फुर वक्ता, मुख नहीं है मतलब उसके मुंह नहीं है, किंतु यानी चाहे वो जानस सा पंडिता, किंतु स्पष्ट बोलने वाला जो इसे जानता है वही क्या है, वही ज्ञानी है यानी पंडित है। तो इस तरह से यहां पे